मैं राजविंदर। और आज हम एक और सब्सक्राइबर के जो क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ये क्वेश्चन है कि सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ और ओसीडी की वजह से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो मैं कैसे ओसीडी के साथ रह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब ओसीडी होते हुए भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या ओसीडी वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। पहला तो ये क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है कि क्या ओसीडी पेशेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो उसका जो आंसर है यस। और उसका जो एग्जाम्पल मैं ही हूँ आपके सामने बैठा हुआ, मैंने एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर किया था और मैं टॉप 250 में आया था। तो हाँ, मुझे 99.72 परसेंटाइल आए थे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप भी कर सकते हैं, मैंने किया है। और मुझे तो बहुत सीवियर ओसीडी था, तब तो मुझे मतलब कोई थेरेपी वगैरह कुछ नहीं, मैं तब तो यूट्यूब वगैरह के मतलब मैं वीडियोस भी कुछ नहीं देखता था। हमारे टाइम पे तो मतलब इतने थे भी नहीं कोई, 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं बिल्कुल सिर्फ दवाई खाता था और दवाई भी मेरे इतना काम कर नहीं रही थी, तो सिर्फ दवाई खा रहा था मैं और तब मैंने एग्जाम पास किया। तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट चीज। सेकंड कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें ओसीडी होते हुए। सबसे पहले है कि जो एग्जाम में क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका ओसीडी बढ़ जाता है, उसके लिए आप पढ़ नहीं पाते। सिंपल ये है, आपको थॉट्स आने लगते हैं और आपको एंग्जाइटी हो जाती है। पहला चीज थॉट आना। थॉट्स तो सबको आते हैं पढ़ाई करते समय। नॉर्मल लोग जो है जिनको ओसीडी नहीं है वो भी जब पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में कुछ कोई गर्लफ्रेंड की थॉट आ गई, बॉयफ्रेंड का थॉट आ गया कि क्या खाने में कुछ क्या बना होगा, मैं कहीं घूमने जाऊंगा, पेरेंट्स में लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में थॉट आता ही है। खुद ही सोचो, जब आपको ओसीडी नहीं था, ओसीडी से पहले जब आप पढ़ते थे तो भी आपका दिमाग इधर उधर घूमता ही था पढ़ते समय। बट क्या हो गया ओसीडी में, एक तो थॉट्स आता है तो आप घबरा जाते हो। वो घबराहट, वो एंग्जाइटी इज द मेन प्रॉब्लम। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि अगर आपकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जाए और मेडिसिन लीजिए। ठीक है, वो मेडिसिन से आपकी एंग्जाइटी बहुत ही कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से आप पढ़ पाएंगे, आपका बहुत बेटर हो जाएगा। मुझे भी मतलब मैं जब एंग्जाइटी मेरी कम हो गई थी मेडिसिन की वजह से, तब मैं पढ़ पाया एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एमबीए का, यूपीएससी, आईएएस, कुछ भी जो आप कर रहे हो, एसएससी वगैरह, तो आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप एंग्जाइटी को कंट्रोल करिए। दवाई लेके अगर एंग्जाइटी को कंट्रोल हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो आप दवाई लीजिए। एसएसआरआई होती है ज्यादातर, जैसे पैक्सिल, प्रोजैक, तो वो आप खा सकते हैं। तो उससे आपकी एंग्जाइटी बहुत कम हो जाएगी। उसमें थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, बट और मतलब और कुछ वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो ठीक भी हो जाता है। शुरू में थोड़ा कुछ होता है, वो इतना मेजर नहीं है। जो बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आपकी एंग्जाइटी कम हो रही है, वो बहुत ज्यादा है। तो बेनिफिट और अगर कॉस्ट हम देखें तो बेनिफिट बहुत ज्यादा है दवाई का। ठीक है, इतना जो रिस्क इतना नहीं है, तो आपको दवाई लेनी चाहिए, तो एंग्जाइटी आपकी कम होगी। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है थेरेपी। दवाई के साथ थेरेपी आप करोगे तभी आपकी ओसीडी मैनेज होगी। थेरेपी में ईआरपी, एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन, और एक्ट थेरेपी, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी बेस्ट थेरेपीज है। ये दोनों आप करोगे साथ में तो आपको बहुत फायदा होगा। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन फंडा है कि जो थॉट्स है वो सिर्फ विचार है, वो सिर्फ लैंग्वेज है, हर विचार को हमें ध्यान नहीं देना है, हम विचारों को इग्नोर कर सकते हैं। वो बहुत जरूरी हो जाता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको हार्म ओसीडी के जैसे थॉट आए कि मैं अपनी मम्मी को चाकू मारना चाहता हूँ। तो अगर आप कॉग्निटिव डिफ्यूजन लगाओगे तो आपको पता है कि ये सिर्फ विचार है, मैं इनको जाने दे सकता हूँ, मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आप उन विचारों को जाने दे पाओगे। नहीं तो अगर आप विचारों को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगोगे तो वो विचार रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि ओसीडी पेशेंट्स विचारों को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तो आप विचारों को इंपॉर्टेंस देना बंद करो। ठीक है, तो जो ये विचार आ रहे हैं आप उनको आप ये सोचो कि ये सिर्फ लैंग्वेज है, ये सिर्फ विचार है। ठीक है, ये कुछ इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको जानने दो। ये आप एक्ट थेरेपी से सीखेंगे। ईआरपी थेरेपी से आप एंग्जाइटी को झेलना सीखोगे कि एंग्जाइटी के जो
गला सूख रहा है, हाथ में कंपन हो रही है, उसको झेलना आप सीखोगे, एंग्जाइटी से डरना बंद करोगे। तो ईआरपी और एक्ट थेरेपी दोनों कीजिए। दोनों पे मैंने बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाई हुई है। मेरी जो एक्ट थेरेपी की जो वीडियो है वो तो टॉप अभी रैंक कर रही है यूट्यूब में, बहुत ही मतलब किसी कारणवश ही टॉप रैंक कर रही होगी, राइट? क्योंकि इतने पुराने इतनी वीडियोस बनी है, पर अब मैंने 3 महीने पहले बनाई है और वो टॉप रैंक करने लगी है, क्योंकि मैंने बहुत उसे अच्छी तरह से समझाया है। आप एक्ट थेरेपी प्लीज देखिए। मैंने कितने सारे सब्सक्राइबर्स को मैं बोलता हूँ कि आप एक्ट थेरेपी देखो, और 1 महीने बाद जब पूछता हूँ तो बोलते हैं अरे मैंने देखी नहीं या मैं फॉलो नहीं कर रहा। प्लीज आप एक्ट थेरेपी फॉलो कीजिए। एक्ट थेरेपी से ही मेरा ठीक हुआ है ओसीडी 80% जो है। मैं एक्ट थेरेपी को ही दूंगा, ईआरपी में मैंने किया पर एक्ट थेरेपी से ज्यादा ठीक हुआ। तो प्लीज आप एक्ट थेरेपी का मेरा वीडियो देखिए, मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन में और पीछे एंड में भी डाल दूंगा। तो प्लीज आप एक्ट थेरेपी जरूर देखिए। ईआरपी भी कीजिए। ज्यादातर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ईआरपी करवाते हैं इंडिया में, पर एक्ट ज्यादा लोग नहीं करवाते। इसके लिए आप खुद वीडियो देख के सीखिए उसे। उसके बाद जो आप अगली चीज कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्या होता है कि ओसीडी की वजह से कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। ब्रीदिंग मेडिटेशन बेस्ट होगा। मैं एक पूरा वीडियो, एक लाइव सेशन बनाने वाला हूँ कि कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं ओसीडी पेशेंट्स अपने ओसीडी के लिए। तो वो इस सैटरडे आ जाएगा, तो आप वो जरूर देखिए, ठीक है? उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो मेडिटेशन जरूर कीजिए। 10 मिनट दिन में आप ट्राई कीजिए। शुरू में आप 3-4 मिनट ट्राई कर सकते हो। आई नो मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 3-4 मिनट से शुरू करो और उसके बाद फिर आप 10 मिनट आप करने लग जाओ, तो वो आपके लिए काफी सही होगा। तो मेडिटेशन आप जरूर करिए, ठीक है? उसके बाद आप जब अगर आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, आप पढ़ रहे हो, तो बीच बीच में ब्रेक लेना भी आप शुरू कर सकते हो। आप जैसे कि वॉक करने चले गए या घर पे अपनी मम्मी डैडी से या किसी से बात कर लिया या अपने दोस्त से बात कर लिया, तो ब्रेक लीजिए बीच में। इसके साथ एक और टेक्निक कनेक्टेड है, वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये बोलती है कि आप अपनी जो पढ़ाई है या जो भी प्रोडक्टिव चीज है, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो भी ये यूज कर सकते हैं कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो 20-25 मिनट पढ़ो, बस एक ही चीज पे ध्यान दो, फोन वोन सब साइड पे रख दो, कुछ नहीं, सिर्फ किताब, और आप अच्छी तरह से 25 मिनट पढ़ो। फिर 10 मिनट का ब्रेक लो जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, फोन देख लो, ये वो कर लो, फिर वापस 25 मिनट पढ़ो और 10 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे करके आप जैसे 25-25 मिनट की चीजें आप पढ़ रहे हो और 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, तो आप 3-4 घंटे पढ़ लोगे और बहुत अच्छी तरह से आपका काम होगा। पोमोडोरो टेक्निक जो है ये मुझे भी काफी काम आई है, तो आप भी उसे यूज कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा पोमोडोरो टेक्निक का, ठीक है? तो ये भी आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। देखिए प्रॉब्लम है हमें ओसीडी का, बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हमें सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन आपको फाइंड करना होगा कि ठीक है मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है, तो मैं क्या चीजें कर सकता हूँ जिससे मेरा पढ़ाई में ध्यान लगे। एक और चीज जो आप कर सकते हो कि जब आपको थॉट्स वगैरह आने लगे ओसीडी के, तो आप पढ़ाई करते समय तो आप रुको, 2 लंबी ब्रेथ लो, और अपने आप से बोलो कि ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ एंजाइटी है, ये सिर्फ फीलिंग है, इनको मैं जाने दे सकता हूँ, ठीक है? अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करो। ये डिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, ये क्या होना है, ये आपको एक्ट थेरेपी से ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। तो आप प्लीज एक्ट थेरेपी देखिए, मैं वापस बोल रहा हूँ। तो उसके बाद एक बार डिस्टेंस बन जाएगा कि हाँ ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ फीलिंग है, मुझे इन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। फिर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए बिल्कुल फ्री होकर, काम होके, कि मुझे इस टाइम पे किस चीज पे ध्यान देना चाहता हूं मैं। 100% ऑफ द टाइम आपको ये होगा कि मैं पढ़ाई पे ध्यान देना चाहता हूं, तो आप फिर अपना पूरा जो वो है, क्या बोलते हैं, फोकस है, वो पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे लगाओ। अभी लोग एक और क्वेश्चन बोलेंगे कि सर हमारा फोकस थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है? फोकस ठीक करने के लिए सबसे पहले है कि डिस्ट्रैक्शन से बचो। सामने आपका फोन वोन नहीं होना चाहिए, फोन की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, नोटिफिकेशन भी आता है तो भी हमारा ध्यान भटक जाता है, तो फोन बिल्कुल साइलेंट पे करके या अलग ही दूसरे कमरे में रख दो, फर्स्ट चीज, ठीक है? सेकंड चीज है कि आप अपना फोकस बढ़ाने के लिए एक तो मेडिटेशन कर सकते हैं,
ठीक है। और उसके पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं कि कोई भी आप जैसे जैसे ये मैंने माउस लिया है, इसे ऐसे रखा, इधर किया तो इसको इस पे फोकस कर रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ी देर फोकस किया, फिर नीचे रखा, इधर फोकस किया, अपना फोकस मैं मतलब बढ़ा रहा हूँ इससे, ठीक है। और अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं माउस अपने आप को सोचूंगा कि माउस मैं इधर कर रहा हूँ, मतलब राइट साइड अपने डाल रहा हूँ, और मैं अपना ध्यान भी राइट साइड करूंगा, और राइट साइड किया पर मैंने अपना ध्यान राइट साइड नहीं किया, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है उसको आपको हमेशा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में विचार आ रहा है कि मुझे राइट साइड देखना है, बट मैं नहीं देख रहा हूँ, तो इससे भी आपका जो कंट्रोल है माइंड का वो बढ़ेगा। तो ये सब आपको छोटी छोटी जो टेक्निक्स है वो करनी पड़ेगी, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। आपको अपना जो फोकस है, कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। मेमोरी भी आप मेमोरी भी कम हो जाती है ओसीडी पेशेंट्स की, तो वो भी मेरा वीडियो है मेमोरी का, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं मेमोरी को कैसे बढ़ाऊं। देखो द थिंग इज की प्रॉब्लम है, ओसीडी पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम 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 सोच के कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हाय यार मैं तो क्या करूं, मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर पाऊंगा। विक्टिम मोड पे मत आओ, विक्टिम मत बनो, बस यही कि मेरे साथ क्या हुआ, भगवान ऐसे वैसे मत सोचो। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन सोचो, ठीक है, सोल्यूशन पे आओ, प्रॉब्लम पे मत रहो सिर्फ। तो जैसे ये सब मैंने आपको जो चीजें बताई है, मेडिटेशन, ईआरपी, एक्ट, ये सब सोल्यूशन है। सोल्यूशन करोगे तभी निकलोगे। मैंने सोल्यूशन किया तभी मैं निकला, ठीक है। तो प्लीज आप भी सोल्यूशन पे फोकस कीजिए, जो मैंने आपको बताया है वो करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, बैंक, पीओ सब निकलेगा। पेशेंस रखिए, परसिस्टेंस रखिए, लगे रहिए, हिम्मत हारोगे बीच में आपका ओसीडी बढ़ेगा, पर लगे रहो, करो, ठीक है। फोकस करो, जो मेरे पे विश्वास रखो, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज आप मुझे इसको फॉलो कीजिए। कोई भी कमेंट है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे नीचे डालिए, मैं जरूर उसको आंसर दूंगा, उसका आंसर करूंगा। आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी नॉलेज लिबरेट्स, उस पर भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं आंसर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उधर भी डिस्कशंस होते रहते हैं ओसीडी के बारे में, बाकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी के बारे में, तो आप वो भी आप मुझे फॉलो उधर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। आप कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हो, कुछ भी आप क्लियर कर सकते हो। हिम्मत रखो, भरोसा रखो, ठीक है। फेथ, बिलीफ, करेज, परसिस्टेंस, ठीक है। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, कीप फाइटिंग।